जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया ही होंगे। बुल मार्केट का मजा आ रहा होगा, जहां पर निफ्टी ने एक और हाई बनाया बट वापस से नीचे आ गया। मजा ही आ रहा होगा। बैक टू बैक आईपीओ आ रहे हैं। एक तीन दिन में तीन दिन के ब्रैकेट में तीन आईपीओ आ रहे हैं। इसमें लगाऊं, इसमें लगाऊं, इसमें लगाऊं, इसमें लगाऊंगा तो अलॉटमेंट नहीं होगी पर लिस्टिंग गेन ज्यादा है। यहां लगाऊंगा तो लिस्टिंग गेन ज्यादा नहीं है बट अलॉटमेंट हो सकती है। ओह सर, चकरा रहा है, क्या करें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे आईपीओ एनालिसिस करेंगे एक एक करके। वीडियो में नहीं डाल पाऊंगा तो ट्विटर टेलीग्राम पे सिनॉप्सिस या एनालिसिस वगैरह जरूर डालूंगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। राशि पेरिफेरल्स का एक और आईपीओ आया है। अब देखेंगे इस आईपीओ में लगाना है या नहीं लगाना है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, मार्जिन कैसे है, क्लाइंट्स का बेस क्या है, ऑर्डर बुक कैसी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में लिस्टिंग गेन होंगे तो कितने, ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो कितना। ये सब हम लोग आज डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, खुशखबरी एक और है कि हमारे 170 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। हम लोग हर 5-5 हजार सब्सक्राइबर पे मैं आपको थैंक्स बोलता रहता हूं और आगे भी बोलूंगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही जा रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट है 175 के, 180 के। चलो, हर 5-7 हजार पे ना एक एजुकेशनल कंटेंट आता ही रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमारे जब 170 हुए थे तब हम लोगों ने ये डाला था हार्दिक के साथ, यहां पर स्टॉक मोमेंटम कैसे ढूंढे, देख लेना, अच्छा पॉडकास्ट है। फिर एक और आने वाला है ऑप्शंस वगैरह के रिलेटेड। आईपीओ टेबल को सामने अगर लाया जाए तो वो कुछ इस तरीके से सामने आएगी। नोवा एग्रीटेक या आईपीओ आ गया, डॉट टू डॉट एनालिसिस बैठे। फिर उसके बाद बीएलएस ई सर्विसेज, जहां पर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार नहीं जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 100 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होगा और उससे ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। अब एपीजे, इसकी भी वीडियो मैंने यहां पर डाल दी है, एपीजे की भी। राशि पेरिफेरल्स की बात करते हैं, आज हम एनालिसिस करेंगे राशि पेरिफेरल्स के। फिर उसके बाद एक और आ रहा है जना स्मॉल कैपिटल स्मॉल। ये देखो, तो ये तीनों भाई हैं, अमर अकबर एंथनी की तरह। ये दोनों तो भाई भाई लग रहे हैं वैसे भी, स्मॉल 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 फाइनेंस। ये तीनों भाई एक बाबा बंगाली के पास गए। हाँ, वही बाबा बंगाली जो अलॉटमेंट वगैरह दिलवाते हैं। तो इन्होंने कहा कि भैया मुझे बताओ आईपीओ कब लेकर आओ। इन्होंने कहा इस तारीख को, इस तारीख को। तीनों उस तारीख को ले आए, तीनों उस तारीख को ले आए। और तीनों का प्राइस बैंड देखना, 600 करोड़, 570, 523। तीनों को 500 करोड़ चाहिए, तीनों सेम डेट पर लेकर आ गए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज इसके कर लेते हैं। इन दोनों की भी वीडियोस वगैरह मैं डाल दूंगा। राशि पेरिफेरल्स समझते हैं कि बिजनेस मॉडल क्या है। बिजनेस मॉडल पता है, जब भी आप कभी किसी कंपनी के एनालिसिस करो, चाहे वो कंपनी लिस्टेड हो, चाहे वो अनलिस्टेड हो, या मार्केट में हो, या आईपीओ आ रहा हो, या ऑलरेडी लिस्टेड हो, हमेशा पहले ये देखो इसका बिजनेस मॉडल क्या है, सस्टेनेबल है या नहीं है, समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूं, आईपीओ में जाने से पहले कोई कंपनी है जो प्लास्टिक में डील कर रही है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि भैया हम प्लास्टिक बैन करेंगे, कंपनी प्लास्टिक में काम कर रही है, बेकार जाएगी, राइट। कोई कंपनी ऐसी है जो फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं ऐसे सेगमेंट में काम कर रही है जो सीजनल है, फॉर एग्जांपल ले लो कूलर्स ले लो, राइट, वूलन गारमेंट्स ले लो, तो ये सीजनल बिजनेस है। बट कोई कंपनी ऐसी है जिसमें डेली सेक्टर रोटेट होगा, एफएमसीजी बिजनेस ले सकते हो, आईटी बिजनेस ले सकते हो, बैंक्स ले सकते हो, राइट, इनमें डेली काम होगा ही होगा। तो सेगमेंट या सेक्टर फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए जब कभी भी आप एनालिसिस करो। शुरू करते हैं जरा। Incorporated in 1989, बहुत पुरानी कंपनी है। राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड इज अ कंपनी दैट डिस्ट्रीब्यूट्स ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स इन इंडिया। दे स्पेशलाइज इन प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू आईसीटी। आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। द कंपनी सर्विस ऑफरिंग्स इंक्लूड वैल्यू एडेड सर्विसेज सच एज प्री सेल्स, सेल से पहले की जो बात करनी है आपको, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, मान लो कभी आपका लैपटॉप खराब हो जाता है तो आप कॉल करते हो, वो हो गया टेक्निकल सपोर्ट आपका। मार्केटिंग सर्विसेज, क्रेडिट सॉल्यूशंस, वारंटी मैनेजमेंट सर्विसेज। आप फॉर एग्जांपल लैपटॉप खरीदते हो तो लैपटॉप पे आपको चाहिए भैया वारंटी चाहिए। अब होता क्या है, मान लो आपका लैपटॉप है डेल का लैपटॉप आपका खराब हो गया। अब होगा क्या, आप डेल में कॉल करोगे तो ये वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनकी तरफ से बंदा आएगा। वो डेल डायरेक्टली नहीं भेजता, ये डेल या कोई भी कंपनी होती है वो आउटसोर्स कर देती है, ताकि जो उसकी मैन पावर है वो मेन काम में लग जाए। उस जो ह्यूमन की वैल्यू है वो कहेगी भाई तेरी टाइम की वैल्यू ज्यादा है, तू मेरी कंपनी में ही काम कर। इस काम को थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर देते हैं, तो वो बंदा आएगा, हाँ जी मैं डेल की तरफ से आया हूं, और ये वो करके चला जाएगा। तो वो ये है सारे काम। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। क्या क्या दे रहे,
कंपनी 2 बिजनेस वर्टिकल्स है, पर्सनल कंप्यूटिंग एंटरप्राइज एंड क्लाउड सॉल्यूशंस हो गया, दिस इंक्लूड्स पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइस, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, एम्बेडेड डिजाइन्स, ये वो। लाइफस्टाइल एंड आईटी सॉल्यूशन, दिस इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कंपोनेंट्स सच एज ग्राफिक कार्ड्स, सेंट्रल सीपीयूज, मदरबोर्ड, स्टोरेज, ये वो। कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी एक्सेसरीज वगैरह हैं ये वो सब वहां पर भेज रहे हैं। वेरिएबल्स, कास्टिंग डिवाइस, ये इलेक्ट्रॉनिक वाला सेक्शन हो गया, और वो क्लाउड कंप्यूटिंग वाला सेक्शन हो गया। क्लाइंट्स क्या क्या है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप किसी कंपनी को देखो ना, उसके क्लाइंट सेगमेंट देख लो। क्लाइंट सेगमेंट का बेनिफिट देखने का ये है, सपोज करो कोई कंपनी है वो रिटेल वालों के साथ काम कर रही है, तो अगली बार ऑर्डर आएगा नहीं आएगा कुछ नहीं पता, पेमेंट्स कब आएंगी कुछ नहीं पता। कोई कंपनी जाइंट्स के साथ काम कर रही है, राइट, टॉप 500 के साथ काम कर रही है, अच्छी कंपनीज के साथ काम कर रही है, तो उसको ऑर्डर बुक भरी रहेगी, प्लस पेमेंट्स डिलेज नहीं होंगे। देखते हैं जरा इनके क्या क्या क्लाइंट हैं। पहला हो गया आसूस लैपटॉप वाला, डेल, फिर उसके बाद एचपी, फिर उसके बाद लिनोवो, फिर उसके बाद लॉजिटेक, एनवीडिया, इंटेल, इंटेल इनसाइड, इडियट आउटसाइड, जोक सपाट, वेस्टर्न डिजिटल लिमिटेड, स्नाइडर, सब जो है ये ना सारे इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर वाले, बेल्किन आ गया, टीपीवी आ गया, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइफ गुड, तोशिबा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने सब वो इलेक्ट्रॉनिक वाले पार्ट्स में आते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल लैपटॉप वगैरह से रिलेटेड है जो इनकी कंपनी के काम है। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, और क्या क्या बोल रहे हैं। एज ऑफ सितंबर, जो भी क्वार्टर गया, राशि पेरिफेरल्स इज द नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 52 ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड एंड हैज 50 ब्रांचेस एंड 63 वेयर हाउसेस। 63 वेयर हाउसेस का बेनिफिट ये है, मान लेते हैं कि अगर ये इंडिया का मैप बना दिया, अब यहां से अगर इसका वेयर हाउस सिर्फ यहां पर होता फॉर एग्जांपल, और माल यहां जाना है तो यहां से यहां तक कितनी कॉस्ट आएगी, बट अगर वेयर हाउस यही है तो यहीं से यहीं माल चला जाता है। कई बार आप देखते हो वो बोलते हैं कि यार पार्ट्स आने में 10 दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे, क्यों? पार्ट्स ऐसी जगह पड़ा हुआ है जहां पर वेयर हाउस नहीं है, आपसे दूर है, कई बार 2 दिन में आ जाता है, वो वेयर हाउस प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो जितने वेयर हाउस होंगे वो डेफिनेटली उतनी अच्छी बात है। चलिए जी आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर। वैसे तो देख लिया ऑलरेडी, 7 तारीख से 9 तारीख तक बाबा बंगाली ने तीनों को लॉटरी निकाल कर दी है, फिर भी एक बार नजर मार लेते हैं। 7 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, 9 तारीख तक रहेगा, 3 दिन हो गया। अलॉटमेंट आएगी सैटरडे संडे ऑफ के बाद 12 तारीख को, फिर इनिशियल ऑफ रिफंड्स या क्रेडिट ऑफ शेयर्स आएंगे 13 तारीख को, और वैलेंटाइंस डे पर इसका वैलेंटाइन होने वाला है, यानी लिस्टिंग होने वाली है। अब वो नहीं पता बेचारे का दिल बनेगा या दिल टूटेगा। प्राइस बैंड पे आते हैं। फेस वैल्यू 5 रुपए ऑलरेडी एक बार स्प्लिट कर चुके हैं, आगे भी स्कोप है 2 रुपए में या 1 रुपए में जाने का। प्राइस बैंड की बात करें तो 295 से 311 का प्राइस बैंड है। हमेशा ये बात याद रखना, हमेशा इस प्राइस बैंड पे लगाना है। कई लोग व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे पूछते हैं या ट्विटर पे पूछते हैं कि ये जब हम लोग भरने जाते हैं तो उसमें कट ऑफ प्राइस क्या डालें। आपको कुछ नहीं करना, हमेशा 311 अपर बैंड का प्राइस लिमिट डालना ही डालना है। 48 शेयर्स के आसपास का इन्होंने एक लॉट बना दिया। चलिए टोटल इशू साइज देखते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि भैया हमें चाहिए 600 करोड़ रुपए। कंपनी कह रही है राशि कि मुझे 600 करोड़ रुपए चाहिए, और पूरा का पूरा क्या है, फ्रेश इशू है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू लेकर आए हैं। मतलब मजेदार बात है, ये बहुत अच्छी चीज यहां पर निकल कर आई। यानी सारा पैसा जो आप आईपीओ में भरोगे, वो सारा का सारा पैसा कहां जाएगा, वो कंपनी के रिजर्व्स में जाएगा, कंपनी के पास जाएगा, जिससे कंपनी आगे प्लान्स कर सकती है, केपेक्स कर सकती है, फ्यूचर एक्सपेंशन हो गया, डेट रिड्यूस करेगी, वो तो अभी हम लोग नीचे जाकर पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पे काम करते हैं, देख लेते हैं किसको कितनी कैटेगरी में रखा है कंपनी ने। तो यहां से देखा जाए तो कंपनी बोल रही है भाई हम क्यूआईबी को देंगे 50% तक मैक्सिमम, रिटेल वालों को 35 और यहां पर एचएनआई कैटेगरी को 15। यानी अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं अगर आप रिटेल कैटेगरी में लगाते हो। चलिए जी रिटेल कैटेगरी में लगाने के लिए कितना कितना चाहिए वो तो बताओ मेरे को। तो रिटेल कैटेगरी में एक लॉट लगाने के लिए 14,928, यहां पर जो 72 रुपीज बचेंगे 15,000 में से, वो ब्रोकरेज और एसटीटी के लिए रेडी रखना। 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन है तो 13 लॉट्स, लकी 13 जाएगा। 2 लाख से ऊपर एप्लीकेशन हो गई, बेसिकली क्या है, सेबी का रूल है। सेबी बोलते हैं अगर आप 2 लाख से नीचे कैपिटल है या 2 लाख से नीचे हो तो रिटेल कैटेगरी में माना जाएगा हम आपको। और बिग एचएनआई यानी 10 लाख से ऊपर यानी 67 लॉट्स में आपका कोटा आएगा। नेक्स्ट प्रमोटर की तरफ जरा एक बार नजर मारते हैं, तो प्रमोटर बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास अभी 90% है, जिसके बाद आईपीओ के बाद रह जाएगा 63। बैलेंस्ड है, कुछ बुरा नहीं है बट बैलेंस्ड है। हमारी जो फर्स्ट अप्रोच रहती है वो रहती है 70 to 75%, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। 60% जो रहेगी मेरी सेकेंड प्रायोरिटी रहेगी, और वर्स्ट टू वर्स्ट केस में इसको मैं हमेशा 50% लेता हूं। मुझे कहीं पे फ्री फ्लोट या प्रमोटर होल्डिंग 50 से नीचे दिखती है, मान लो एफआईआई, डीआईआई और प्रमोटर 50 से नीचे
है, रिटेल वालों पे ही भरा पड़ा है, तो मैं उस कंपनी को साइड कर देता हूं। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा मानी जाती है। फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल्स में आते हैं भाई, इतने बड़े क्लाइंट्स है कंपनी के, तो इनकी ऑर्डर बुक, फाइनेंशियल्स और सबसे बड़ी बात मार्जिन्स, वो इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए। शुरू करते हैं, चलिए यहां से स्टार्ट करेंगे। तो फुल ईयर, फुल ईयर, फुल ईयर और अगेन हाफ ईयर है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्योंकि हर बार ये 2 क्वार्टर का ही निकाला है, 2 क्वार्टर और आने वाले हैं। एसेट से शुरू करते हैं। 1500-1600 करोड़ के एसेट्स थे, सीधा 1000 करोड़ का जंप हुआ। अब ये जंप क्यों हुआ पहले समझते हैं। आपके मन में आया होगा यार बाकी तो सिर्फ इतना बड़ा यहीं पे जंप क्यों आया? क्यों? समझो, ये वो फर्स्ट टाइम था जब कोविड आया था, वेव 2 यहां पर आई थी, राइट? तो लोगों ने वर्क फ्रॉम होम करना स्टार्ट करा, लोग बाहर ही नहीं निकल पा रहे, तो इनके एम्प्लॉयर्स ने कहा भाई काम तो करना है, तू ऑफिस से कर, ऑफिस आ नहीं सकते तो एक काम कर, वर्क फ्रॉम होम कर रहे, तो लोगों ने लैपटॉप खरीदे और इलेक्ट्रिकल, तो यहां पर इनकी वर्क फ्रॉम होम की वजह से सेल्स बढ़ी है। एसेट्स बढ़ गए 1000 करोड़ से, एसेट्स बढ़े कुछ 150 करोड़ के आसपास, वापस से 1300 करोड़ के एसेट्स बढ़े। बहुत ही बढ़िया जंप है, 3 साल में एसेट्स इनके बहुत अच्छे जंप कर रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं, 6000 करोड़ का रेवेन्यू 50% जंप आया, 93 करोड़ का रेवेन्यू 9400, यानी ये साल में ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा खासा नहीं हुआ है कंपनी के पास। 94 से 54 2 क्वार्टर का है, 54 108, तो 110 करोड़ के आसपास की सेल्स मान लेते हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बेचते तो जा रहे हो, सेल्स देते जा रहे हो, सर्विसेज देते जा रहे हो, पैसा कितना बच रहा है वो बताओ। तो ये कॉलम इससे डिवाइड हो जाएगा, समझते हैं। 5900 करोड़ की सेल्स पे 13600 करोड़ का प्रॉफिट था, कुछ प्रॉफिट मार्जिन था 2.5%, पूरा 3 नहीं है, 2.5% के आसपास है। यहां पर आते हैं 9300 करोड़ की सेल्स पे 182 था, 1.5 के आसपास चला गया। फिर इसके बाद देखते हैं, अब देखो सेल्स तो बढ़ी बट प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, मतलब कंपनी अपने एक्सपेंस वगैरह मैनेज नहीं कर पाई, मार्जिन्स वगैरह मैनेज नहीं कर पाई, जबकि यहां पर कोविड वगैरह का कोई सिचुएशन नहीं था। मार्जिन्स ड्रॉप बोलते हैं इसको। कभी भी आप देखो सेल्स तो बढ़ रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है, मतलब कंपनी आगे कॉस्ट पास ऑन नहीं कर पाई। फिर उसके बाद 72 करोड़ का प्रॉफिट, 72 150 करोड़ का प्रॉफिट होगा, जबकि सेल्स भी बढ़ी है। मार्जिन पता है कितने हैं? 1% मार्जिन। ये देखना 1% मार्जिन पर कंपनी काम कर रही है। मतलब कंपनी बोलती है, मान लो डेल वाले ने फोन करा, हमने आपको डेल को फोन करा, डेल मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, क्या करूं? डेल ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका वारंटी में हम बंदा भेज देंगे। अब मान लो डेल सामने से आपसे लेता है फॉर एग्जांपल 8000 रुपए, आउट ऑफ वारंटी है, वारंटी जैसी भी सिचुएशन है, मान लो उसने 8000 रुपए आपसे लिए, 8000 रुपए में से सिर्फ 80 रुपए बचते हैं राशि पेरिफेरल्स के पास, बाकी जो पैसा जाता है वो जाता है डेल के पास। सिर्फ 1% पे ही काम कर रहे हैं, तो इनको सेल्स पे ही फोकस है, वॉल्यूम ग्रोथ पे फोकस है, प्रॉफिट पे फोकस नहीं है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जब आप बड़ी कंपनीज के साथ डील करते हो ना, डेल, आसूस, एचपी वगैरह वगैरह, तो इनको भी पता है ये कंपनी बोलेगी भाई देख काम करना है कर, वरना मैं अपना बंदा रख देती हूं। तो राशि वाला कहता है यार ठीक है काम तो करना ही है, कुछ तो आ ही रहा है अपने हाथ में, एटलीस्ट प्रॉफिट में तो जा ही रहे हैं, उनकी तरह तो नहीं है जो शार्क टैंक वगैरह में बैठे हैं और ढेर सारा लॉस कर रहे हैं। जिसको जोक समझ आया लाइक कर दो। बोरोइंग्स 500 करोड़ की बोरोइंग्स थी, ये भी 50% जंप हुई, 800 करोड़ और जंप हुआ, 1000 करोड़ और जंप हुआ, 1300 करोड़। ये सेकंड रीजन निकल कर आ रहा है जहां पर कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही, पैट रीजन से। क्यों? फॉर एग्जांपल समझते हैं, फॉर एग्जांपल 10% से इनका लोन था, 10% है नहीं, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, कैलकुलेशन सेम आएगा। 10% लोन था, तो यहां पर प्रॉफिट में से जा रहा होगा 48 करोड़, 48 करोड़ इंटरेस्ट में, यहां जा रहा होगा 139 करोड़। ये देखो 48 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 टाइम्स हो गई बोरोइंग, जिसकी वजह से इंटरेस्ट का कंपोनेंट जो है वो भी 3 टाइम हो गया। ये 139 करोड़ अगर प्रॉफिट में चले जाते तो प्रॉफिट कहां का कहां पहुंच जाता। बैडली नीड्स टू वर्क ऑन देयर बोरोइंग सेक्शन। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, चलो। रिटर्न ऑन इक्विटी 19% है, बहुत अच्छा है, पर मार्केट में लिस्ट होने के बाद ये डेफिनेटली डाउन आएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14 है, कम क्यों हो गया? डेट की वजह से। डेट इक्विटी 1 से ज्यादा है, इसको 1 से नीचे लेकर आना पड़ेगा कंपनी को। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.86 है, वो बहुत अच्छी चीज है, कम प्राइस टू बुक वैल्यू पर मिल रहा है। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं हम। किस किस लिए लेने वाले हैं? प्रीपेमेंट और शेड्यूल्ड रीपेमेंट ऑफ ऑल और अ पोर्शन ऑफ बोरोइंग्स, जो हम लोग बात कर रहे थे, डेट रिड्यूस करो बढ़िया बन जाओगे, फंडिंग, वर्किंग कैपिटल वगैरह। अब आ जाते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे, जिसके लिए आपने इतनी बड़ी मेरी ये सारी कहानी सुनी है, यानी राशि पेरिफेरल्स के ऊपर। नंबर 1, 311 का प्राइस बैंड था, 600 करोड़ रुपए उठा रहे हैं, लिख लेते हैं
311 प्राइस बैंड, 600 करोड़ कंपनी कह रही है मुझे चाहिए। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन। नंबर 1 एनालिसिस करते हैं, वापस से क्रक्स बनाते हैं, पूरी समरी क्या आई। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, क्लाइंट्स अच्छे हैं, ऑर्डर बुक अच्छी है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा नहीं है, सिर्फ 1% पे ग्रो कर रहे हैं। अब पता होता क्या है, कोई कंपनी को आप बोलो कि 1% पे ग्रो कर रही है, 2% पे लॉस मेकिंग पे है, उसमें पैसा लगाकर मैं क्या करूं जब कोई दूसरी कंपनी 10% पे ग्रो कर रही है, या एफडी का रिटर्न ही मुझे 7% मिल रहा है। एफडी में ही जब मुझे 6 से 7% मिल रहा है, तो मैं क्यों आपकी कंपनी में लगाऊं जब आप 1% से ग्रो कर रहे हो, एक प्रॉफिट मार्जिन लेकर आ रहे हो, उसमें क्या ही मुझे डिविडेंड दोगे। ये यहां पर ट्रबल आ सकता है। सेक्टर अच्छा है, एवरग्रीन सेक्टर है, कंपनी अच्छी है, क्लाइंट्स अच्छे हैं, और सबसे भी अच्छी बात जो लग रही है, फाइनेंशियल्स ग्रो कर रहे हैं, एसेट्स डबल हुए हैं, बोरोइंग्स पे काम करना है। प्राइस बैंड की बात करूं, पहली बात तो अप्लाई करना है, यस वर्डिक्ट है, अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करना है? क्योंकि यहां पर कंपनी अच्छी है, सेगमेंट अच्छा है, सेक्टर जो हम लोगों ने जिस वजह से वीडियो स्टार्ट करी थी। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो 40 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन क्यों हिट हुआ वो समझ लेते हैं। नंबर 1 प्रॉफिट मार्जिन, नंबर 2 ऑलरेडी 600 करोड़ चाहिए, नंबर 2 इस प्राइस बैंड में, ये देखो इस सेम डेट में ये तीन, ये कैपिटल स्मॉल फाइनेंस, आजकल बैंकिंग वगैरह ऑलरेडी भाग रहा है, तो यहां पर भी पैसा जाएगा, वो पैसा ब्लॉक होगा। उससे भी इंपॉर्टेंट ये एपीजे 5 से 7 तारीख तक आ रहा है, इसका पैसा 9 तारीख को फ्री होगा। अगर 9 तारीख की इवनिंग तक फ्री हुआ, तब तक 5 बजे तक ये तीनों आईपीओ बंद हो जाएंगे। 5 बजे से पहले 2 बजे 3 बजे तक फ्री हुआ तो यहां पर पैसा यूज होगा। तो वो डिलेमा है, पैसा यूज होगा या नहीं होगा, उसकी वजह से ओवर सब्सक्रिप्शन मैंने थोड़ा सा कम लिखा है। लिस्टिंग गेन की बात करें 311 के आसपास, हाँ लिस्टिंग गेन है डेफिनेटली। मैं यहां पर 20 to 35% के आसपास लिस्टिंग गेन देख रहा हूं, जो कि काफी अच्छा लिस्टिंग गेन है। इसलिए मैं राशि प्रेफरेंस के आईपीओ को डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं। मल्टीपल डीमैट अकाउंट, मल्टीपल पैन अकाउंट से अप्लाई करूंगा, ताकि मेरे अलॉटमेंट के चांसेस वगैरह बढ़ जाए। ये था राशि पेरिफेरल्स आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। बाकी 2-3 आईपीओ जो हैं उनके भी एनालिसिस आने वाले हैं। डू कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, बाकी लोगों से भी शेयर करते रहो। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lots of love.